सुप्रभात। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो पिछले लेक्चर में हमने व्याकरण में से संधि और संधि के प्रकार पढ़े हैं ना। तो आज हम काल और काल के प्रकार इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो काल यानी काल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो काल यानी इंग्लिश में टेंस जिसे कहते हैं। तो काल की व्याख्या पहले हम देखते हैं। तो यह काल और काल की व्याख्या। तो काल यानी क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है। यानी काल यानी क्या? तो क्रिया जो है वह कौन से समय में पूरी हुई या वह पूरी हुई या नहीं, इसके बारे में हमें पता चलता है तो उसे काल कहते हैं। तो क्रिया के उस रूप को काल कहते हैं जिससे उसके करने या होने के समय तथा पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान होता है, उसे काल कहते हैं। तो काल के मुख्य 3 प्रकार हैं। तो काल के मुख्य 3 प्रकार हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल यानी पास्ट टेंस, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस और भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। तो ये काल के मुख्य 3 प्रकार है। तो काल के मुख्य 3 प्रकार भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इसमें से भी वर्तमान काल के 3 प्रकार है, भविष्य काल के 3 प्रकार है और भूतकाल के भी 3 प्रकार है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमान काल के 3 प्रकार। ठीक है। तो वर्तमान काल के 3 प्रकार है: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो ये वर्तमान काल के 3 मुख्य प्रकार है। तो इसमें से पहला सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। यानी आप ये डेफिनेशन ध्यान से सुनो। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो उदाहरण देखो, अनिल घर जाता है, एक उदाहरण है। गाय घास चरती है, एक उदाहरण है ना। तो इसमें जाता है, चरती है, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। यानी इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या पता चलता है हमें? कार्य बोलते या लिखते समय होता है। तो यह है सामान्य वर्तमान काल। तो दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हुआ है और अभी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यह हम आसानी से पहचान सकते हैं ना। क्रिया अभी शुरू है, ये बात हमें वाक्य से पता चलती है। जैसे उदाहरण है, देखो, कपिल खिलौने से खेल रहा है ना। तो इसमें खेल रहा है, इससे हमें क्या पता चलता है कि क्रिया अभी खेलने की जो है वह क्या है? शुरू है। तो कपिल खिलौने से खेल रहा है, यानी ये वर्तमान काल में है, क्योंकि देखो वाक्य के अंत में क्या है। और खेलने की क्रिया जो है वह कैसे है? शुरू है।
कपिल खिलौने से खेल रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि क्रिया अभी शुरू है और इसीलिए ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। दूसरा वाक्य है नीता नृत्य कर रही है। यानी देखो इस वाक्य को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें नृत्य करने की जो क्रिया है वह अभी तक शुरू है और ये वर्तमान काल में है। तो नीता नृत्य कर रही है, यानी नृत्य करने की क्रिया जो है वह शुरू है, वह खत्म नहीं हुई है और इसीलिए इस प्रकार के वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वर्तमान समय में कार्य समाप्त हो गया है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान समय में यानी अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, जैसे हम कहते हैं ना, तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण है तुम्हारा पत्र आया है। देखो अंत में वाक्य के क्या है, तो ये वर्तमान काल है। तो पत्र आने की जो क्रिया है वह पूरी हो चुकी है। तुम्हारा पत्र आया है, ये क्या है, पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। दूसरा है सरिता ने किताब पढ़ी है। यानी पढ़ने की जो क्रिया है वह यहाँ पर पूरी हो चुकी है ना, और ये वर्तमान काल में है जिससे अंत में है इस वाक्य में, है ना। तो सरिता ने किताब पढ़ी है, इस वाक्य को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि यह वाक्य जो है वह पूर्ण वर्तमान काल का है ना। तो हमने वर्तमान काल के 3 प्रकार देखे, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। अगला है भूतकाल। तो भूतकाल यानी पास्ट टेंस। तो भूतकाल यानी क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। यानी वाक्य को सुनकर या पढ़कर हमें यह पता चलता है कि क्रिया पहले से ही घटित हो चुकी है। अब देखो, यानी बीते हुए समय के बारे में यहाँ पर बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल के उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण है श्याम ने गीत गाया, यानी गाने की क्रिया यहाँ पर पूरी हो चुकी है। श्याम गीत गा रहा था, श्याम ने गीत गाया था, है ना। इसमें था वर्ड है, देखो आप दो और 3 सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें था वर्ड आया है। तो बीते हुए समय के बारे में जिस वाक्य से हमें पता चलता है वह भूतकाल होता है ना। तो भूतकाल के भी 3 प्रकार हैं। तो भूतकाल के 3 प्रकार है, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो जैसे वर्तमान काल के मुख्य 3 प्रकार है, वैसे ही भूतकाल के भी 3 मुख्य प्रकार है। तो पहला प्रकार है सामान्य भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। अब देखो, इस व्याख्या को समझने के लिए हम पहले उदाहरण देखते हैं। देखो, राम ने रावण को मारा, यानी अभी अभी क्रिया पूरी हुई है। जैसे देखो व्याख्या क्या है, कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हो गया है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। राम ने रावण को मारा। रुचि कक्षा में प्रथम आई, ये उदाहरण है। तो सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हो गया है, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं।
देखो इसमें सामान्य भूतकाल की एक विशेषता है कि इसमें था वर्ड नहीं आता है ना, यानी था वर्ण जो है इसके अंत में या ऐसे वाक्यों के अंत में नहीं आता। तो वाक्य को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राम ने रावण को मारा, रुचि कक्षा में प्रथम आई, ये क्या है, तो ये सामान्य भूतकाल के उदाहरण है। दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। तो अपूर्ण भूतकाल की व्याख्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी वाक्य को पढ़ने या सुनने से हमें यह पता चलता है कि भूतकाल में हो रही थी लेकिन क्रिया पूरी नहीं हुई थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, हम गांव जा रहे थे, यानी अगर इस वाक्य को आप ध्यान से देखो तो गांव जाने की क्रिया जो है वह शुरू है या शुरू थी। जैसे हम गांव जा रहे थे, यानी गांव जाने की क्रिया, इस वाक्य से हमें क्या पता चलता है, तो जा रहे थे यानी जाने की क्रिया जो है वह शुरू थी, इसीलिए उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। दूसरा वाक्य देखो, नीता मेरे घर आ रही थी। देखो वाक्य के अंत को अगर आप ध्यान से देखो तो नीता मेरे घर आ रही थी, यानी आने की उसकी क्रिया पूरी नहीं हुई थी, शुरू थी, है ना, तो इसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल को हमने देखा है ना, जा रहा है, खा रहा है, ऐसे वाक्य अंत में आते हैं। उसी प्रकार अपूर्ण भूतकाल में भी अंत में क्या कौन से शब्द रहते हैं, जैसे खेल रही थी, गा रही थी, इस तरह के उदाहरण में अंत में शब्द आते हैं। ठीक है, अगला प्रकार है पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल की व्याख्या, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी वाक्य को पढ़ने या सुनने से हमें यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में ही घटित हुई थी, तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी वाक्य को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, मैंने छुट्टी मांगी थी। देखो यहाँ पर छुट्टी मांगने की क्रिया जो है वह पूरी हो चुकी थी, और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, देखो पूर्ण भूतकाल हो अपूर्ण भूतकाल हो, इसके अंत में था, थी, थे, इस तरह के वर्ण आते हैं, है ना। तो मैंने छुट्टी मांगी थी, तो यहाँ पर छुट्टी मांगने की जो क्रिया है वह पूरी हो चुकी थी। अगला वाक्य है, वह पैसे लाया था। तो इसमें भी देखो पैसे लाने की क्रिया जो है वह पूरी हो चुकी थी, और इसीलिए इस प्रकार के वाक्य को, यानी जिसमें क्रिया पूरी हो चुकी है, यह हमें पता चलता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। वह पैसे लाया था, तो इसमें था, थी, थे, ऐसे अंत में वर्ण आते हैं। तो हमने भूतकाल के भी 3 प्रकार देखे, जैसे सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो अगला है देखो भविष्यकाल। तो भविष्यकाल की व्याख्या है, क्रिया के जिस रूप से क्रियाएं आने वाले समय में होने का बोध कराए उसे भविष्यकाल कहते हैं। यानी उस वाक्य को पढ़कर या सुनकर हमें यह पता चलता है कि क्रिया कब होने वाली है, तो आने वाले समय में होने वाली है, अभी तक घटित नहीं हुई है, आने वाले समय में वो घटित होने वाली है, इसके बारे में हमें पता चलता है, उसे भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण, बालक विद्यालय जाएगा। तो देखो इसके अंत में जाएगा शब्द आया है ना,
तो इससे हमें पता चलता है कि क्रिया अभी तक नहीं हुई है, वह आने वाले समय में होने वाली है। तो एक उदाहरण है बालक विद्यालय जाएगा। दूसरा उदाहरण है माली पौधों में पानी देगा। तो देखो इसमें भी पानी देने की क्रिया जो है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, वह आने वाले समय में होने वाली है। ये बात हमें इस वाक्य से पता चलती है कि माली पौधों में पानी देगा। तो इस तरह के जो वाक्य हैं, उदाहरण के लिए अगर आप और वाक्य देखें, हम कल घूमने जाएंगे, एक वाक्य है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कब घूमने जाने वाले हैं, आने वाले समय में। तो जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, गाएंगे, इस तरह के जब वो अंत में शब्द आते हैं तो वो कौन सा काल होता है, तो वह भविष्यकाल होता है। तो भविष्यकाल के 3 भेद है। ये मुख्य 3 भेद कौन से हैं? सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमद भविष्यकाल। तो जैसे हमने वर्तमान काल के 3 भेद देखे, भूतकाल के 3 भेद देखे, और अब भविष्यकाल के 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमद भविष्यकाल। तो सामान्य भविष्यकाल की व्याख्या है, जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, उसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी वाक्य को सुनने या पढ़ने से यह पता चलता है कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, यानी क्रिया आने वाले समय में होने वाली है। यह जिस वाक्य से हमें पता चलता है वह वाक्य कौन सा होता है? सामान्य भविष्यकाल। तो उदाहरण है, देखो, सुरेश आम खाएगा, यानी यहाँ पर खाने की क्रिया पूरी नहीं हुई है, आने वाले समय में होने वाली है। दूसरा वाक्य है रीमा गाना गाएगी, यानी गाना गाने की क्रिया जो है वह अभी तक पूरी नहीं हुई है, गाएगी ये शब्द अंत में आया है। तो इससे हमें पता चलता है कि गाना गाने की क्रिया जो है वो कब होने वाली है, तो वह आने वाले समय में होने वाली है। रीमा गाना गाएगी, तो ये कौन सा उदाहरण है? तो ये सामान्य भविष्यकाल का उदाहरण है। ठीक है, अगला है संभाव्य भविष्यकाल। तो संभाव्य भविष्यकाल की व्याख्या क्या है? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया का भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी क्रिया भविष्य में होने वाली है या नहीं, इसके बारे में संदेह हो, शंका जिसे हम कहते हैं ना, तो संदेह निर्माण हो, ऐसे अगर वाक्य है तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी हम वो घटना घटित होगी ही ऐसा नहीं कह सकते, होगी या नहीं इसके बारे में क्या रहती है, तो संदेह मन में उसके बारे में रहता है। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण देखेंगे तो आपको ये व्याख्या आसानी से समझ में आ जाएगी कि भविष्य में होने की संभावना या संदेह हो, उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण है शायद कल बारिश होगी। देखो इसमें शायद शब्द आया है ना, तो शायद यानी बारिश होगी, कब होगी? शायद कल बारिश होगी, कल यानी आने वाले समय में। तो लेकिन होगी या नहीं हम पूर्ण रूप से बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। तो इसलिए यहाँ पर शायद शब्द का प्रयोग हुआ है, शायद कल बारिश होगी। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं जिसमें संदेह होता है, हमें भी पता नहीं होता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। दूसरा वाक्य है, देखो, हो सकता है कल अमित घर आए, यानी इसमें भी हमें यह नहीं पता चलता कि अमित घर आएगा या नहीं आएगा, है ना, इसमें भी संदेह निर्माण होता है। कौन से शब्द से? तो हो सकता है,
ये जो शब्द है, हो सकता है कल अमित घर आए। तो इस तरह के जो वाक्य रहते हैं जिसमें क्रिया के होने की संभावना या संदेह हो, यानी होगी या नहीं होगी क्रिया, इसके बारे में संदेह निर्माण होता है, ऐसे वाक्य को पढ़कर या सुनकर हमें यह पता चलता है कि जो वाक्य है वह संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण है। ठीक है, यानी संभाव्य भविष्यकाल का उदाहरण हमने देखे, 2 उदाहरण देखे ना, जैसे शायद कल बारिश होगी, दूसरा है हो सकता है कल अमित घर आए। यानी संभावना मन में या संदेह मन में निर्माण होता है तो उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। तो तीसरा प्रकार है हेतु हेतुमद भविष्यकाल। तो हेतु हेतुमद भविष्यकाल, इसकी व्याख्या है भविष्यकाल का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतुमद भविष्यकाल कहते हैं। देखो यहाँ पर ये जो व्याख्या है वो आपको ध्यान से सुननी है। भविष्यकाल का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतुमद भविष्यकाल कहते हैं। यानी क्रिया पूरी होगी, एक किस पर निर्भर करता है, तो इस पर कोई एक कारण दिया होता है वाक्य में, तो उस कारण पर वह निर्भर होती है क्रिया, और इसलिए हेतु यहाँ पर शब्द है कि हेतु को पूरे करने के लिए कोई तो कारण यहाँ पर इस ऐसे वाक्य में रहता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। यानी यहाँ पर देखो हेतु क्या है, सफल होना, कारण क्या है, मेहनत करना, मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, है ना। तो ये भविष्यकाल का वाक्य है क्योंकि अंत में देखो तो जाओगे ऐसा शब्द है ना। तो हेतु हेतुमद भविष्यकाल को पहचानना आसान है। इसमें एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे पर आधारित ऐसे वाक्य होते हैं, जैसे तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं होगे, ऐसा अर्थ निकलता है ना। तो मेहनत करोगे तो ही सफल हो जाओगे, ऐसा इसका मतलब है। तो इस व्याख्या का मतलब क्या है कि क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर हो, यानी सफल होने की जो क्रिया है वह किस पर निर्भर है, मेहनत करने पर निर्भर है ना। तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी सफल होने की क्रिया मेहनत करने पर आधारित है। तो इस तरह के जो वाक्य रहते हैं वह हेतु हेतुमद भविष्यकाल के उदाहरण होते हैं। अगला उदाहरण है राम पढ़ेगा तो विद्वान होगा। अब इसमें क्रिया कौन सी है, विद्वान होने की क्रिया है, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। राम पढ़ेगा तो विद्वान होगा, यानी क्रिया किसी कारण पर निर्भर है, वह पढ़ाई करेगा तभी वह विद्वान होगा। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं कि किसी कारण पर, जैसे कि व्याख्या में ही दिया है, देखो भविष्यकाल का वह रूप जिसमें क्रिया का होना किसी कारण पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतुमद भविष्यकाल कहते हैं। तो भविष्यकाल के ये जो 3 प्रकार है वह आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो भविष्यकाल के हमने 3 प्रकार देखे, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतुमद भविष्यकाल। तो इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं। तो देखो उदाहरण है, एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा था। तो ये जो वाक्य है उसको अगर हम पूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तन करते हैं तो इसका उत्तर किस तरह से होगा, तो एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। देखो खरीदा है ये पूर्ण क्रिया है ना, है यानी क्या, वर्तमान काल। तो जैसे कि आपको महत्वपूर्ण क्या याद रखना है, तो जैसे वर्तमान काल में कौन सा शब्द महत्वपूर्ण है ना। तो भूतकाल में जैसे था, गया आदि शब्द आते हैं, और भविष्य काल में खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे, गाएंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, इस प्रकार के शब्द अंत में आते हैं ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस को अच्छे से याद रख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं।
पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लगी, एक उदाहरण है। तो इसको अगर हम पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करें तो ये वाक्य कैसे होगा? तो पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी। तो देखो ये पूर्ण क्रिया हुई, तो ये पूर्ण भूतकाल में परिवर्तित होती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सब वाक्य के उत्तर आपको मिलेंगे। तो तीसरा वाक्य, मानू पान सजाकर बैठक खाने में भेजेगी। तो देखो ये जो वाक्य है उसको अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो ये अपूर्ण भूतकाल में वाक्य किस तरह से होगा? तो मानू पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। देखो भेज रही थी यानी क्रिया पूरी नहीं हुई थी, और इसीलिए क्या क्या होता है, थी भी शब्द है इसमें, थी वर्ण का प्रयोग होता है तो क्या होता है, भूतकाल होता है। और भेजने की क्रिया भी यहाँ पर शुरू थी तो वह अपूर्ण भूतकाल हुआ, है ना। तो अगला वाक्य है, मैं 1 साल का मार्जिन रखूँगा। ये वाक्य है, इसको परिवर्तित किस में करना है? तो सामान्य वर्तमान काल में इसको परिवर्तित करना है। तो सामान्य वर्तमान काल में ये वाक्य किस तरह से बनेगा? तो मैं 1 साल का मार्जिन रखता हूँ, ये इसका उत्तर है ना। तो उदाहरण के लिए मैं आपको अलग अलग प्रकार के उदाहरण बता रही हूँ। अगला उदाहरण है, लोग समय असमय मरीज का हाल पूछने आते हैं। अब ये जो वाक्य है इसको सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तित करना है। तो सामान्य भविष्यकाल में इसका उत्तर क्या होता है? तो लोग समय असमय मरीज का हाल पूछने आएंगे। तो ये क्या हुआ? सामान्य भविष्यकाल। अगला वाक्य है, वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं। एक वाक्य है, इसको अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो इसका उत्तर है, वे बाजार से नई पुस्तकें खरीद रहे हैं। देखो अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है तो खरीदने की जो क्रिया है वो शुरू है। वे बाजार से नई पुस्तकें खरीद रहे हैं, है ना। तो ये वाक्य में जो परिवर्तन आया है उसको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। अगला वाक्य है, जूलिया रो रही है। इस वाक्य को अगर आप देखें, जूलिया रो रही है, तो ये वाक्य कौन से काल का है? तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है ना, क्योंकि रोने की क्रिया शुरू है, रो रही है। अभी इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो सामान्य भूतकाल में ये वाक्य बहुत आसान है। तो देखो ये वाक्य किस तरह से बनेगा? जूलिया रोई, ये इस तरह का उत्तर होगा। अगला वाक्य है, दिल्ली शहर में घर ढूंढता हूँ। एक वाक्य है। अब इस वाक्य को अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो वाक्य ध्यान से सुनो, दिल्ली शहर में घर ढूंढता हूँ, इसको अपूर्ण वर्तमान काल में परिवर्तित करना है। तो इसका उत्तर है, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि अपूर्ण वर्तमान काल है तो क्रिया पूरी नहीं हुई है और इसलिए इस वाक्य का उत्तर है, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने काल किसे कहते हैं, काल के मुख्य 3 प्रकार, और जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, इनके बारे में जानकारी ली। तो वर्तमान काल के मुख्य 3 प्रकार हमने देखे, जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल और भूतकाल के 3 प्रकार के बारे में जानकारी ली, जैसे सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। उसके बाद हमने भविष्यकाल और भविष्यकाल के 3 प्रकार के बारे में जानकारी ली,
भविष्यकाल के 3 प्रकार, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतुमत भविष्यकाल। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने उदाहरण के साथ इस प्रकार की जो है, ये जो प्रकार है इनकी जानकारी ली है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।